नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एम के सफ़र में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है जिसका नाम है इटावा। इटावा का एक थाना लगता है जिसका नाम है बलरई। क्षेत्र का नाम होता है बहादुरपुर। दोस्तों, यहाँ से घटना एक घटित हुई है जो कि घटना का जो टाइम होता है लगभग 6:30 से 7 का करीब होता है। एक लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है। उम्र उसकी लगभग 19-20 के करीब बताई जा रही है। वह अपने माता पिता के साथ खेत पर गई होती है। खेत से चारा लेकर आती है। माता पिता भी पीछे हैं। वो चारा लेकर आती है और तुरंत चारा लेकर आने के बाद सीधा घर में जाती है, चारा रखती है और घर में आवाज़ लगाती है। क्योंकि दो उसकी छोटी बहनें हैं, उनको आवाज़ लगाती है। 2 बड़े भाई हैं जो बकरी चराने चले जाते हैं और 2 छोटे भाई हैं, वो दोनों गली में खेल रहे होते हैं। घर पे कोई नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ वो दोनों छोटी बहनें होती हैं। दोस्तों, जब घर में आवाज़ लगाती है तो घर में कोई आवाज़ नहीं आती है और घर के जब बाहर से आवाज़ लगाती है तो बाहर भी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो वह घर के अंदर की ओर जाती है। जब अंदर जाती है तो अंदर का दोनों जो दरवाज़ा होता है वो खुला होता है। जो अंदर का वो नज़ारा देखती है, उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाता है। दोस्तों, क्या मंज़र रहता है वहाँ का। दोस्तों, जो दोनों छोटी बहनें होती हैं, वो दोनों छोटी बहनों का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर देता है। किसी धारदार हथियार से दोनों का सर काट दिया गया रहता है और दोनों का ब्लड जो है बहुत तेज़ी से बह रहा था, बाहर निकल रहा था और दोनों बहनें जो थीं मौत की नींद सूल। दोस्तों, वो लड़की जो होती है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जो आसपास के लोग होते हैं उसकी चीख पुकार को सुनकर तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं और जब पूछा जाता है लड़की से कि बेटा बात क्या है, तो लड़की जो है अंदर की ओर इशारा करके बताती है। और जब अंदर जाकर कोई देखता है, उसके आँखों पर यकीन नहीं होता है। वो जो इतना भयावह मंज़र होता है कि उसके नहीं होता है और जो परेशानियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और सबकी आँख खुले के खुले रह जाते हैं। जो अंदर का जो नज़ारा था कुछ अलग ही था। और जो देखते ही देखते जो बात होती है कि उनके बेटियों की किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है, तो जो घटना की जानकारी होती है धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है और जो प्रधान जी होते हैं गांव के, पहले वहां पहुंचते हैं, घटना की पूरी जानकारी लेते हैं और देखते ही 112 नंबर को कॉल करके पूरी घटना की जानकारी देते हैं कि व्यक्ति के यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएँ घटित हो गई हैं। और तुरंत जो 112 नंबर होती है तुरंत अपने दल बल के साथ वहाँ पे पहुँचती है। देखती है तो देखते ही रह जाते हैं। जो वहाँ के एसएचओ साहब होते हैं अनिल मणि त्रिपाठी जी, वो अपने फोर्स के साथ भी वहाँ पर तुरंत मौके वारदात तो पहुँच जाते हैं। और जो एक घटना थी, पूरी जो घटना होती है पूरे इटावा ज़िले में ही नहीं, पूरे कानपुर सेंट्रल तक पहुँच जाता है। और जो मामले की जो यहाँ के जो सभी अधिकारी होते हैं वो अपने दल बल के साथ सभी वहाँ पे पहुँचने लगते हैं। बहुत तेज़ी से जो कार्रवाई होती है जो बहुत तेज़ी के साथ होने लगती है। सबसे पहले जो इसमें सवाल आता है कि सबसे पहले जब किसी ने देखा नहीं था, तो जो पहली पुलिस की जो प्रक्रिया होती है, जो वहाँ की टीम की प्रक्रिया होती है, जो फॉरेंसिक टीम आई थी जाँच के लिए, तुरंत टीम आती हैं। जो टीम आती है उसमें जो बात की जाती है, जब क्योंकि कोई पहले देखा हुआ नहीं रहता है। जो 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 घटना देखी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़की ने ही देखा था। उस बच्ची से पूरी पूछताछ की जाती है। जो लड़की होती है उनसे पूरा पूछताछ की जाती है कि बेटा बात क्या है, क्या देखा तुमने। तो लड़की कहती है कि मैं सीधा मम्मी पापा के साथ घास लेकर, चारा लेकर जो आई हूँ, वो रख कर अपने बहनों को आवाज़ लगाती हूँ। घर से कोई आवाज़ नहीं लेकर आता है तो मैं देखती हूँ कि मेरी दोनों बहनें जो होती हैं वो मौत की नींद सूल जाती हैं। ये होता है। जो अब फॉरेंसिक टीम जो आई थी वो अपने अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने लगती है। जो जांच पड़ताल करते करते घर में कोई सुराग नहीं मिलता है। घर में जो लड़की के पिताजी होते हैं उनसे पूछा जाता है कि कहीं आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है। तो जो लड़की के पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और गांव वालों से पूछा जाता है कि कहीं इनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, या फिर कोई ज़मीन का मामला है, या फिर कोई केस चल रहा हो, या फिर कोई भी बात। तो सभी लोग बताते हैं कि नहीं, इनके गांव में जो बहुत अच्छे प्रकार के आदमी हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फॉरेंसिक टीम होती है वो जांच पड़ताल कर रही होती है। तो एक जगह एक फावड़ा रखा हुआ मिलता है। जो फावड़े की अच्छे से जब देखा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लड का बूंद लगा होता है। ब्लड का
सैंपल लिया जाता है और जो डेथ बॉडी होती है उससे कहीं ना कहीं सैंपल लिया जाता है, तो दोनों का सैंपल मैच हो जाता है। सब दोनों का सैंपल मैच हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से पुलिस को कुछ ना कुछ शक मिल रहा था। तो जो अब घर में जो कपड़े रखे गए थे, पुलिस उन सबको उखेड़ उखेड़ कर देखने लगती है। तो जो बाहर कपड़ा सूखने के लिए डाला गया था, कहीं ना कहीं पुलिस उसको भी देखने लगती है। तो जब उसको देखने लगती है तो एक कपड़े पे कुछ ब्लड के भी निशान दिखाई देता है। तो पुलिस उस कपड़े को देखती है और जो कपड़ा होता है वो गीला होता है। तो पुलिस कहीं ना कहीं उस लड़की से पूछताछ करती है कि बेटा ये कपड़ा तुमने कब पहना था। तो जो लड़की हो घबराहट होने लगती है, लड़की घचपचाने लगती है और फिर किसी ने कहता है कि बेटा ये तो कपड़ा तूने सुबह ही पहना था ना। तो लड़की अब पुलिस जब कुछ सख्ती से पूछताछ लड़की से करती है तो लड़की कहीं ना कहीं अपने ही बातों में फंसने लगती है। जब लड़की बातों में फंसने लगती है तो पुलिस को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लड़की बहुत साधारण तरीके से लड़की जो होती है वो सारी बातें बता देती है, अपनी जो जुल्म होती है वो कबूल कर लेती है और कहती है कि जो बच्चियों की जो मौत होती है वो लड़की ही की होती है, फावड़े से लड़की ही की होती है। तो एक यहाँ का एक पड़ोसी गांव है, एक रहने वाला एक अमन नाम का लड़का होता है। उस लड़की का उस लड़के से चक्कर चल रहा होता है। वो लड़के दोनों एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते हैं और जीने मरने की कस्में खाते हैं और दोनों एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते थे और जो कि एक घर वालों को कुछ मंजूर नहीं था। घर वाले लड़की जब फ़ोन पे बातें करती थी और मोबाइल चलाती थी तो जो छोटी बहनें जो दोनों थीं वो दोनों मम्मी पापा से शेयर किया करती थी कि मम्मी आज दीदी ने इतने टाइम मोबाइल चलाया है, इतनी टाइम बातें की है। तो कहीं ना कहीं लड़की को कुछ डांट पड़ती थी कि बेटा ये ना करो, लेकिन लड़की ने सीधा कभी ये नहीं माना। दोनों लड़के एक दिन खाली होते हैं, घर पे कोई नहीं होता है, तो लड़की फ़ोन करके लड़के को बुला लेती है अपने ही घर और लड़का जब आता है तो दोनों एक कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद करके दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। जो दोनों छोटी बहनें होती हैं अपने एक खिड़की से दीदी के कारनामे को देख रही होती हैं, जो कि शायद बच्चियों को नहीं देखना चाहिए था। और जब वो दोनों काम करके अपना निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो वो दोनों चले जाते हैं और जो बच्चियां दोनों होती हैं वो अपनी दीदी से बोलती हैं कि दीदी आज जो तूने किया है, जो कारनामा तुमने किया है हमने देखा है और ये बात हम मम्मी से बताएंगे, मम्मी पापा को शेयर करेंगे। तो जो लड़की होती है वो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर डर जाती है और जब डर जाती है तो कहीं ना कहीं उससे लगने लगता है कि मम्मी पापा को बता देंगी तो डांट पड़ेगी, डांट फटकार लगेगी और कहीं ना कहीं ये न बताया जाए इसके लिए जो लड़की होती है वो ये सब प्लान तैयार करती है। जब ये सब प्लान तैयार करने के बाद जब लड़की होती है उन दोनों को एक घर में बंद करके दोनों का बेरहमी से कत्ल कर देती है फावड़े से और दोनों को एक जगह छोड़कर फिर अपने माँ बाप के पास चली जाती है। और जैसे ही चली जाती है वहाँ से फिर आती है तो ये सब शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। कहीं ना कहीं जब पुलिस जब सख्ती के साथ पूछताछ की तो लड़की का जो सच था वो सच यही उगला कि दोनों का जो उम्र बताई जा रही है, लगभग एक बच्ची की उम्र जो होती है वो 7 साल के करीब होती है और दूसरी बच्ची का जो उम्र होता है वो 4 से 5 साल के बीच होता है। जो दोनों लड़की के बताने के हिसाब से जो अमन कुमार होता है वो भी गिरफ्तार किया जाता है और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस थी वो दोनों को जेल भेज देती है। माता पिता होते हैं उन लोग का रो रो कर बुरा हाल हो गया है कि अपने लड़की पे दरअसल अफसोस जता रहे हैं कि कहीं बेटी ने ये बता दिया होता तो हम लोग कुछ आगे की बात सोचते, उसको शायद इस गलती को लड़की का हम दबा देते, किसी से नहीं कहते। लेकिन जो माता पिता की हाल है वो रो रो कर बुरी हाल हो चुकी है और जो कहीं ना कहीं ये लड़की ने बहुत गलत किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, उसको बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। या तो जो जब दोनों इतने करीब थे तो दोनों को घर से भागकर शादी कर लेना चाहिए था या फिर दोनों घर से अलग हो जाते जब दोनों का इतना ही मन था। तो ऐसे में 2 बच्चियों की ज़िंदगियां जो होती बर्बाद नहीं होती। ये घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था, आपको सचेत करना था कि आप लोग जहाँ भी रहें मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।